क्या एक आदमी का एक प्लान करोड़ों लोगों के भविष्य को दोबारा लिख सकता है? क्या एक धार्मिक पहचान से जुड़ी पार्टी धर्म से ऊपर उठकर एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ सकती है? क्या उत्तर प्रदेश, जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, एक नए अनचाहे प्रयोग के कगार पर है? और क्या 2024 के चुनावों के धुएं के पीछे 2027 की लड़ाई की नींव पहले ही पड़ चुकी है? वह नींव क्या है? क्या यह सिर्फ सियासत है या फिर समाज की गहरी दरारों में डाला जाने वाला एक नया बीज? आज की कहानी एक ऐसे प्लान की है जिसका नाम है ओवैसी का यूपी प्लान। यह कहानी है दक्षिण से उत्तर तक की एक लंबी, सुनियोजित और बेहद विवादास्पद यात्रा की। ये सवाल पूछती है कि क्या भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम मतदाता समूह अब अपनी राजनीति खुद लिखना चाहता है? और अगर हाँ, तो इसका असर सिर्फ यूपी पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक बिसात पर क्या होगा? बैठिए, क्योंकि हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल है और हर जवाब एक नया षड्यंत्र रचता नजर आता है। हैदराबाद, चार मीनार, एक ऐसी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान जो सदियों से अपने आप में एक दुनिया है। यहीं से आती है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM। दशकों तक ये पार्टी हैदराबाद लोकसभा सीट तक सिमटी रही, एक तरह की सेफ्टी डिपॉजिट। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ एक सांसद नहीं एक रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक दिन ये सवाल पूछा होगा, क्या एक सीट वाली पार्टी कभी राष्ट्रीय एजेंडा तय कर सकती है? क्या वह भारतीय राजनीति के केंद्र में दस्तक दे सकती है? और उस केंद्र का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर। अगर यहाँ कुछ हो जाए तो दिल्ली की सत्ता की दिशा बदल सकती है। ओवैसी की नजर इसी यूपी पर पड़ी, लेकिन सवाल यह था कि यहाँ प्रवेश कैसे करें। यहाँ तो पहले से ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां थीं जो दशकों से मुस्लिम वोट के दावेदार थीं। और फिर थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने हिंदू वोटों का एक विशाल समीकरण खड़ा कर दिया था। तो ओवैसी ने क्या किया? उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे। उन्होंने देखा 2012 का यूपी चुनाव, सपा की जीत। मुस्लिम वोटों ने सपा को जिताया था, लेकिन एक सवाल उठा, क्या यह वोट सपा के प्रति प्रेम से दिया गया था या फिर बीजेपी के उभार के डर से दिया गया एक रिएक्टिव वोट था? ओवैसी का मानना था यह दूसरा विकल्प था। यूपी का मुस्लिम, दलितों और पिछड़ों की तरह एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान नहीं बना पाया था। वह हमेशा किसी और को हराने के लिए वोट देता था, खुद को जिताने के लिए नहीं। यहीं से पैदा हुआ तेलंगाना मॉडल को यूपी में लागू करने का विचार। तेलंगाना आंदोलन में AIMIM ने दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच पुल बनाने का काम किया था। यह सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर एक संवाद था। ओवैसी ने सोचा, क्या यह मॉडल यूपी में काम कर सकता है? क्या दलित और मुस्लिम, जो दोनों ही सदियों से सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न झेलते आए हैं, एक नया राजनीतिक खेमा बना सकते हैं? यह सवाल ओवैसी के प्लान की बुनियाद बना। साल 2017 यूपी में बीजेपी की सुनामी आती है, लेकिन इसी चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। नतीजा 0। 35 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। मीडिया की सुर्खियां बनी ओवैसी फ्लॉप, वोट कटौइयां बुरी तरह फेल। लेकिन क्या यह सचमुच फेल्योर था? राजनीति के शतरंज में कभी कभी एक चाल सिर्फ यह जानने के लिए चली जाती है कि बिसात कैसी है। इन 38 सीटों को गौर से देखिए। ये वो सीटें थीं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में था। AIMIM ने जानबूझकर सपा और बसपा के गढ़ों में घुसपैठ की थी। मकसद जीतना नहीं था, मकसद था 3 चीजें। पहला, अपना झंडा गाड़ना। दूसरा, कार्यकर्ताओं का एक प्रारंभिक नेटवर्क बनाना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, यह संदेश देना कि लड़ाई लंबी है और हम आ गए हैं। उस चुनाव में AIMIM को कुल 2,50,000 वोट मिले। एक बड़ी संख्या नहीं, लेकिन यह 0 से तो बड़ी थी। ये वो आधार था जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होनी थी। इस हार ने पारंपरिक पार्टियों को एक संकेत जरूर दे दिया था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा यह एक दक्षिणी पार्टी का अजीबोगरीब प्रयोग है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। वे गलत साबित होने वाले थे। 2022 का विधानसभा चुनाव, यूपी में फिर बीजेपी की वापसी हुई, लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर बीजेपी की जीत नहीं थी। सबसे बड़ी खबर थी AIMIM ने पहली बार यूपी में 2 सीटें जीती। चंदौली जिले की मुगलसराय सीट और मेरठ जिले की सरधना सीट। ये दोनों सीटें सिर्फ 2 सीटें नहीं थीं, ये 2 बड़े संदेश थीं। पहला संदेश, भौगोलिक विस्तार। मुगलसराय पूर्वी यूपी में है। ये इलाका पारंपरिक रूप से सपा बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ मुस्लिम और दलित पिछड़े वर्गों की आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। सरधना पश्चिमी यूपी में है। ये इलाका जाट और मुस्लिम बहुल रहा है और किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। मतलब साफ था, AIMIM ने राज्य के 2 अलग अलग दूर दूर के छोरों पर अपनी पहुंच बना ली थी। यह कोई एक जगह का प्रयोग नहीं था, ये एक राज्य व्यापी रणनीति का हिस्सा था।
दूसरा संदेश, सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रारंभ। मुगल सराय से जीतने वाले आबिद रजा और सरधना से जीतने वाले शौकत अली दोनों ही स्थानीय नेता थे। यह जीत सिर्फ ओवैसी के चेहरे की वजह से नहीं मिली थी। इसने साबित कर दिया कि एआईएमआईएम ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व विकसित किया था। ये एक पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा और सबसे खतरनाक संदेश, मनोवैज्ञानिक विजय। 2 सीटों से सरकार नहीं बनती, लेकिन 2 सीटें एक बड़े विस्फोट की चिंगारी बन सकती हैं। इस जीत ने यूपी के हर मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ता और मतदाता के मन में एक सवाल डाल दिया। क्या अब समय आ गया है कि हम अपनी अलग पहचान की राजनीति करें? क्या हमें हमेशा दूसरों का मोहरा बनकर रहना है? ये सवाल सपा और बसपा के लिए मौत की घंटी से कम नहीं था और बीजेपी के लिए यह एक नए प्रकार के विरोधी की घोषणा थी। तो फिर वह ब्लूप्रिंट क्या है जिसे ओवैसी का यूपी प्लान कहा जा रहा है? ये कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। ये ओवैसी के भाषणों, उनकी पार्टी की गतिविधियों और उनकी रणनीतिक टिप्पणियों में साफ साफ दिखता है। इसे 4 मजबूत स्तंभों में समझा जा सकता है। स्तंभ 1, स्टैंडिंग आर्मी, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना। एआईएमआईएम ने पिछले कुछ सालों में यूपी के लगभग 50 जिलों में अपने कार्यालय खोले हैं, लेकिन ये सिर्फ कार्यालय नहीं है, ये सोशल वर्क सेंटर हैं। इनके जरिए वे स्थानीय समस्याओं में हस्तक्षेप करते हैं। छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा, छात्रों को कोचिंग दिलाने में मदद, कानूनी सलाह, अधिकारियों से मिलवाना। यह वह ग्राउंड वर्क है जिससे एक पार्टी सिर्फ वोट मांगने वाली संस्था नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह सेवा के बदले वोट का सौदा नहीं, बल्कि विश्वास का निर्माण है। यही विश्वास चुनाव के दिन वोट बैंक में बदलता है। स्तंभ 2, पीडीएम गठजोड़, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम का नया समीकरण। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दिया है। ओवैसी भी इसी समीकरण को तोड़ने और फिर से जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन उनका तरीका अलग है। वे दलित और पिछड़े वर्गों के बीच यह संदेश फैलाते हैं कि सपा और बसपा ने उनका राजनीतिक इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक दशा नहीं सुधरी। वे कहते हैं कि असली ताकत अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाने में है। हैदराबाद में एआईएमआईएम ने दलित बस्तियों में काम करके वहां स्कूल खोलकर उनका विश्वास जीता है। अब उनका लक्ष्य यूपी में यही करना है। ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह जाति और धर्म की गहरी खाइयों पर पुल बनाने जैसा है। स्तंभ 3, सिलेक्टिव टारगेटिंग, की होल की रणनीति। एआईएमआईएम 2027 में सभी 403 सीटों पर नहीं लड़ेगी। उसकी पैनी नजर उन 80 से 100 विधानसभा सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25% से 40% के बीच है। इन सीटों पर अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर एआईएमआईएम को मिल जाए और दलित पिछड़े वोटों का एक छोटा हिस्सा भी उनके साथ हो जाए, तो जीत की संभावना बन सकती है। यह रणनीति एक की होल की तरह है, दीवार में एक छोटा सा छेद जिससे होकर पूरी फौज अंदर घुस सकती है। इन चुनिंदा सीटों पर पूरी ताकत झोंककर वे राजनीतिक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। स्तंभ 4, लॉन्ग गेम, 100 साल का विजन। ओवैसी बार बार कहते हैं, हम यहाँ 1-2 चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 100 साल के लिए आए हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। ये उनके कार्यकर्ताओं को त्वरित सफलता की उम्मीद न रखने की सीख देता है। ये उन्हें धैर्य और समर्पण के लिए तैयार करता है। इससे एक ऐसा कैडर तैयार होता है जो हार से निराश नहीं होता और जीत से उत्तेजित नहीं होता। वे इसे एक मिशन की तरह देखते हैं, और मिशनरी जुनून कभी कभी राजनीतिक कैलकुलेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर यह प्लान इतना ही स्पष्ट है, तो फिर इतना विरोध क्यों, इतना मीडिया कवरेज क्यों, इतने आरोप प्रत्यारोप क्यों? सच ये है कि हर पार्टी आईएमआईएम के इस उभार से परेशान है, और हर पार्टी की परेशानी का अपना अपना कारण है। बीजेपी के लिए रणनीतिक उलझन, बीजेपी के सामने एक जटिल समीकरण है। एक ओर अगर एआईएमआईएम मजबूत होती है और सपा बसपा के वोट काटती है, तो शुरुआत में इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। विपक्ष के वोट बंटने से बीजेपी की जीत और आसान हो जाएगी, लेकिन लंबे समय में यह बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अगर एआईएमआईएम सफलतापूर्वक एक दलित पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ बना लेती है, तो यह बीजेपी के हिंदू वोट बैंक की राजनीति के लिए सीधी चुनौती होगी। यह एक नए प्रकार की सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म दे सकता है, जो बीजेपी की राष्ट्रवाद बनाम अपराध की बयानबाजी से आगे की बात करेगी। इसीलिए बीजेपी एआईएमआईएम को तुष्टीकरण और विभाजनकारी बताकर उसके खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव बना रही है। उनका लक्ष्य है कि हिंदू मतदाता एआईएमआईएम को सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी के रूप में देखें, न कि सभी वंचितों की पार्टी के रूप में। साथ ही एआईएमआईएम
एआईएमआईएम के उभार से बीजेपी को यूपी में मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का एक नया लक्ष्य भी मिल जाता है। सपा और बसपा के लिए अस्तित्व का संकट। सपा और बसपा के लिए तो यह सीधे सीधे जीवन मरण का प्रश्न है। दोनों पार्टियों की राजनीतिक जड़ें दलित और पिछड़े वर्गों में हैं, लेकिन उनकी सफलता हमेशा मुस्लिम वोटों के समर्थन पर निर्भर रही है। अगर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की ओर खिसकता है तो सपा और बसपा की गणित पूरी तरह बिगड़ जाएगी। वे बीजेपी का मुकाबला करने में पूरी तरह अक्षम हो जाएंगे। इसीलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने ओवैसी को बीजेपी का बी टीम और वोट कटौइयां करार दिया है। उनकी कोशिश है कि मुस्लिम मतदाता को यह डर दिखाया जाए कि एआईएमआईएम को वोट देने से सपा बसपा कमजोर होगी और बीजेपी को फायदा होगा। यह लेसर ऑफ द टू एविल्स यानी दो बुराइयों में से छोटी बुराई चुनने का मनोविज्ञान है, जिस पर सपा बसपा दशकों से टिकी हुई है। कांग्रेस के लिए एक और प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस के लिए जो पहले से ही यूपी में सिमटी हुई है, एआईएमआईएम एक और सिरदर्द है। कांग्रेस भी मुस्लिम और दलित वोटों पर दावा करती रही है। एआईएमआईएम का उभार उसके लिए भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा पैदा करता है। हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच कुछ सीटों पर सहयोग की गुंजाइश भी हो सकती है, खासकर अगर दोनों बीजेपी के खिलाफ एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी एआईएमआईएम को एक अवरोधक के रूप में ही देख रही है। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की बनाई गई है। उनके भाषणों के कुछ विवादित अंशों को लगातार दिखाया जाता है, लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? ओवैसी अपने हर भाषण में डॉ भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार और शाहू जी महाराज का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, चाहे जुल्म किसी पर भी हो। हैदराबाद में एआईएमआईएम ने हिंदू, दलित और ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और जिताया भी है। उनका दावा है कि वे सामाजिक न्याय की असली राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह दावा यूपी में कितना सच साबित होगा? क्या एक हिंदू, दलित या ओबीसी मतदाता जिसके सामने सपा और बसपा जैसे बड़े विकल्प हैं, एआईएमआईएम को वोट देगा? ये ओवैसी के प्लान की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर 2027 में एआईएमआईएम कुछ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है और उन्हें जिता पाती है, तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। यह साबित कर देगा कि एआईएमआईएम सिर्फ एक धर्म आधारित पार्टी नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय की पार्टी है। अभी तक यह एक दावा है, 2027 में इसे सिद्ध करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी की 3 सीटों बिजनौर, संभल और रामपुर पर चुनाव लड़ा। तीनों जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। वोट शेयर नगण्य रहा। विश्लेषकों ने फिर से उसकी खिल्ली उड़ाई। लेकिन क्या यह सचमुच उनकी रणनीति की हार थी? लोकसभा और विधानसभा चुनाव का फर्क समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री पद का चेहरा हावी होता है। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों, स्थानीय नेताओं और स्थानीय सरकार के कामकाज पर केंद्रित होता है। एआईएमआईएम की ताकत स्थानीय स्तर के काम और स्थानीय नेतृत्व दो में है। इसलिए लोकसभा में उनकी हार उनकी विधानसभा रणनीति पर सीधा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती, बल्कि 2024 के चुनाव ने एक और काम किया। उन्होंने ओवैसी और एआईएमआईएम को फिर से सुर्खियों में ला दिया। असम में उनके सांसद की गिरफ्तारी, यूपी में उनके स्कूलों पर कार्रवाई, इन सब ने एक लक्षित होने की छवि बनाई। और राजनीति में पीड़ित की छवि कई बार एक ताकतवर हथियार बन जाती है। यह समर्थकों में भावनात्मक जुड़ाव और वफादारी पैदा करती है। ओवैसी ने भी इन मुद्दों को उठाकर खुद को एक सत्ता के दमन का शिकार बताया, जो उनके वंचितों के नेता वाले नैरेटिव को मजबूत करता है। ओवैसी का सफर आसान नहीं है। उनकी राह में कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जो उनके पूरे प्लान को ध्वस्त कर सकती हैं। चुनौती 1, मुस्लिम समुदाय नामक भ्रम। ये सोचना गलत है कि मुस्लिम समुदाय एक सामूहिक इकाई की तरह वोट करता है। ये समाज भी जातियों, अंसारी, कुरैशी, सैयद, शेख आदि मजहबी विचारधाराओं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, भाषाई पहचान, पूर्वी यूपी बनाम पश्चिमी यूपी और वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग बनाम ग्रामीण गरीब में बंटा हुआ है। इन सभी समूहों के हित अलग अलग हो सकते हैं। इन सभी को एक साथ लाना लगभग असंभव काम है। चुनौती 2, उलेमाओं और पारंपरिक नेतृत्व का रुख। यूपी के कई प्रभावशाली उलेमा और मुस्लिम सामाजिक संगठन एआईएमआईएम के प्रवेश को स्वागत योग्य नहीं मानते। उनका तर्क है कि मौजूदा दलों के भीतर रहकर उन पर दबाव बनाकर मुस्लिम हितों की रक्षा करना ज्यादा बेहतर रणनीति है। एक नई पार्टी के साथ जुड़ने को वे जोखिम भरा मानते हैं। इन धार्मिक नेताओं का प्रभाव बहुत गहरा है और उनका विरोध एआईएमआईएम के लिए बड़ी बाधा है। चुनौती 3, वोट वेस्ट का डर। ये सबसे पुराना और सबसे प्रभावी मनोविज्ञान है। बहुत से मुस्लिम मतदाता अब भी यह मानते हैं कि एआईएमआईएम को वोट देने से उनका वोट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वह जीत नहीं पाएगी और उसके कारण सपा
बसपा कमजोर होगी और बीजेपी को फायदा होगा। इस स्ट्रेटेजिक वोटिंग के मनोविज्ञान को तोड़ना ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल काम है। चुनौती 4, संसाधन और प्रशासनिक दबाव। एक नई पार्टी के लिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ना एक बहुत महंगा काम है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल के पास प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके नई पार्टी को परेशान करने की क्षमता होती है। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे, कार्यालयों पर छापे, फंडिंग में अड़चने, ये सभी तरीके अपनाए जा सकते हैं और कुछ हद तक अपनाए भी जा रहे हैं ताकि AIM का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो। तो आखिरकार 2027 में क्या होगा? क्या ओवैसी यूपी की राजनीति पलट देंगे? यहाँ 5 संभावित परिणाम हैं, जिनमें से कोई भी सच हो सकता है। संभावना 1, भूकंप, द क्रैकिंग ऑफ द फोर्ट्रेस। AIM 15 से 20 सीटें जीत जाती हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सपा और बसपा का वर्चस्व टूट जाता है। यूपी की विधानसभा में एक नया, मजबूत और आक्रामक ब्लॉक बन जाता है। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। हर बड़ी पार्टी को अब AIM के साथ सौदेबाजी करनी पड़ती है। यह ओवैसी की पूर्ण विजय होगी। संभावना 2, जमीन जोतना, द कंसोलिडेशन। AIM 5 से 10 सीटें ही जीत पाती है, लेकिन उसका वोट शेयर 8 से 12% तक पहुंच जाता है। वह सपा बसपा को इतना नुकसान पहुंचा देती है कि बीजेपी को फायदा होता है और वह फिर से सरकार बना लेती है। हालांकि AIM अपने इलाकों में मजबूत हो जाती है। वह 2032 के चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लेती है। यह एक होल्डिंग ऑपरेशन साबित होगा। संभावना 3, बैकफायर, द फ्लैश इन द पैन। AIM फिर से सिर्फ 2 से 4 सीटों तक सिमट जाती है, या शायद उससे भी कम। मुस्लिम मतदाता चुनाव के नजदीक आते ही सुरक्षित विकल्प सपा बसपा की ओर लौट जाते हैं। ओवैसी का प्रयोग एक चुनावी उपद्रव बनकर रह जाता है और वे यूपी की राजनीति के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। यह उनकी सबसे बड़ी हार होगी। संभावना 4, किंग मेकर, द बैलेंस ऑफ पावर। AIM 8 से 12 सीटें जीतती है और कोई भी बड़ा दल बहुमत से कुछ सीटें दूर रह जाता है। ऐसी स्थिति में AIM किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनकर अपने लिए अच्छी सौदेबाजी कर सकती है। मंत्री पद, विधानसभा में पद या फिर अपने इलाकों के लिए विशेष पैकेज। यह एक रणनीतिक सफलता होगी। संभावना 5, विचार की जीत, दी आइडिया विक्ट्री। चुनावी नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन AIM की मौजूदगी ने मुस्लिम राजनीतिक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। मुस्लिम नेता अब दूसरी पार्टियों में भी अधिक मजबूती और आत्मविश्वास से उभरेंगे। सपा और बसपा को मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए सिर्फ वादों से आगे बढ़कर उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यह एक विचार की जीत होगी। यह विचार कि मुस्लिम मतदाता अब एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति है। यह जीत सीटों से कहीं ज्यादा बड़ी और टिकाऊ होगी। तो सवाल का जवाब, क्या ओवैसी के यूपी प्लान से 2027 की राजनीति पलट जाएगी? एक सीधा स्पष्ट जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि पलटनी शुरू हो चुकी है। बहस शुरू हो गई है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पारंपरिक पार्टियां बेचैन हैं। एक नया विमर्श जन्म ले चुका है। क्या धर्म आधारित पहचान जाति आधारित गठबंधनों को चुनौती दे सकती है? क्या वंचित वर्गों का एक नया धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर नहीं बल्कि धर्म से ऊपर उठा हुआ गठबंधन बन सकता है? ओवैसी चाहे 2027 में 2 सीट जीतें या 20, उन्होंने यूपी की राजनीति के शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा रख दिया है। अब यह मोहरा कैसे चलेगा, यह न केवल ओवैसी की रणनीति पर बल्कि उन विरोधियों की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करेगा जो उन्हें रोकना चाहते हैं। यह उन करोड़ों मतदाताओं की सामूहिक चेतना पर निर्भर करेगा जो यह तय करेंगे कि उन्हें पुराने गठजोड़ों में सुरक्षा दिखती है या एक नए जोखिम भरे रास्ते में आजादी की संभावना। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, यह एक आइडिया की लड़ाई होगी। और इतिहास गवाह है, कभी कभी एक आइडिया सैकड़ों सीटों से ज्यादा ताकतवर होता है। वह आइडिया अब यूपी की जमीन पर बो दिया गया है। अब देखना यह है कि 2027 में उसकी फसल क्या लहलहाती है। तब तक के लिए ये सफर जारी रहेगा, एक विचार से एक आंदोलन तक और शायद एक आंदोलन से एक नए युग तक।